सत्यो नमस्कार। आज हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, सरसई, एक्सटर्नल रेटिंग, बैंक गारंटी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी, लिमिटेशन, गारंटर, मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम ऑफ एज पर हाईवे मॉडल, डिफरेंट इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ऑफ एजुकेशन लोन। ये डिफरेंट टॉपिक्स को आज हम चर्चा करेंगे। शुरू हम करते हैं एलईआई से। एलईआई बेसिकली क्या है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एक 20 डिजिट नंबर है which is used to uniquely identify parties to financial transaction worldwide। जैसे दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड एक ही नंबर मिलेगा, एक मतलब वर्ल्ड वाइड यूनिक नंबर होगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वाली जो पार्टीज हैं उनको ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लेना है। 20 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का है? 20 का। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इंडिया में कौन देता है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ऑफ इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, सब्सिडरी है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड, LEIIL, जो कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जो कि रिकॉग्नाइज की गई है आरबीआई द्वारा इंडिया में LEI कोड देने के लिए। जो बार LEI कोड नहीं लेंगे लोकल ऑपरेटिंग यूनिट से, लोकल ऑपरेटिंग यूनिट इंडिया में कौन सी? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ऑफ इंडिया। जो इससे कोड नहीं लेंगे, डेट्स दी हुई हैं कि उस डेट तक, तो उनको कोई रिन्यूअल, एनहांसमेंट या फ्रेश एक्सपोजर नहीं दिया जाएगा। कौन कौन सी डेट तक क्या क्या गाइडलाइन है? 25 करोड़ से ऊपर के एक्सपोजर हैं जो, उनके लिए 30/4/2023 को या उससे पहले LEI कोड लेना मैंडेटरी है। जो 10 करोड़ से 25 करोड़ तक है उनके लिए 30/4/2024। जो 5 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक है 30/4/2025। सो कहने का मतलब 30/4/2023 तक, आने वाली 30 अप्रैल तक 25 करोड़ से ऊपर वाले सभी बारोज के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लेना मैंडेटरी है। 10 करोड़ से ऊपर वालों के लिए अगले 30/4/2024 को मैंडेटरी है। 30/4/25 के बाद 5 करोड़ से ऊपर के। सो इन नक्सल 5 करोड़ से ऊपर के सभी बारोज को LEI कोड लेना मैंडेटरी है। इसलिए सभी को अभी अभी से कोशिश करनी चाहिए कि 5 करोड़ से ऊपर वाले सभी बारोज को कहो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ले लें। हो रिमिटेंस की जो ट्रांजेक्शन थी 50 करोड़ एंड अबव की, जो नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज हैं, ये 1/4/2021 के बाद शुरू होगी थी। रिमिटेंस इन्फॉर्मेशन के अंदर डालनी है रिमिटर एंड बेनिफिशियरी की। 50 करोड़ एंड अबव की कोई भी पेमेंट ट्रांजेक्शन है या कोई फॉरेन रिमिटेंस है 50 करोड़ एंड अबव की, ऑब्टेनिंग LEI कोड मैंडेटरी था रिमिटेंस में। रिमिटेंस में अगर दोनों पार्टी रिमिटर एंड बेनिफिशियरी इंडिविजुअल है तो LEI कोड की जरूरत नहीं है। तो LEI कोड की जरूरत, फिर अगर रिमिटेंस रिमिटेंस में 50 करोड़ से ऊपर जरूरी है, लेकिन दोनों पार्टी अगर इंडिविजुअल है तो नहीं जरूरत। अदरवाइज लोन के केसेज में 25 करोड़ से ऊपर के केसेज में 30/4/23 के बाद 25 करोड़ से ऊपर का कोई लोन रिन्यू नहीं होगा, सैंक्शन नहीं होगा फ्रेश, जब तक उसके पास LEI नहीं है। 10 करोड़ से ऊपर वाले का 30/4/24 के बाद, 5 करोड़ से ऊपर 30/4/25। सो तकरीबन 2 साल के बाद 5 करोड़ से ऊपर वाले के ऊपर किसी को भी फ्रेश लोन नहीं मिलेगा जब तक LEI वो नहीं लेता। अब बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? ये हर लोन अकाउंट की एक क्रेडिट रेटिंग होती है। इंटरनल रेटिंग भी होती है, एक्सटर्नल रेटिंग भी होती है। इंटरनल रेटिंग बैंक खुद करता है, एक्सटर्नल रेटिंग एक्सटर्नल एजेंसी से लेते हैं। एक्सटर्नल एजेंसी कौन सी हैं? एक्सटर्नल एजेंसी बेसिकली इंडिया में 7 हैं, जो सेबी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, आरबीआई द्वारा भी रिकॉग्नाइज्ड है। बेसिकली सेबी इज द मेन ऑर्गेनाइजेशन विच monitors and controls the credit rating agencies, और वे भी उनको रिकॉग्नाइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेबी रिकॉग्निशन। बेसिकली प्राइमरली सेबी कंट्रोल करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया के में कौन कौन सी है सेबी द्वारा अप्रूव्ड? इक्विटी रेटिंग एंड रिसर्च, ब्रिकवर्क रेटिंग, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, केयर, क्रिस्टल रेटिंग, इकरा, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इन्फोमैरिक्स। ये 7 है। 7 में से ब्रिकवर्क रेटिंग का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था रिसेंट पीछे, अभी कोर्ट में उसका चल रहा है केस, लेकिन अभी तक लाइसेंस उसका कैंसिल है ब्रिकवर्क का। लॉन्ग टर्म रेटिंग होती है, इसके सिंबल क्या होते हैं? बेसिकली AAA, AA, BBB, BB, B, C और D। ये लॉन्ग टर्म रेटिंग के इस तरह के सिंबल इन एजेंसीज के हैं। शॉर्ट टर्म की रेटिंग क्या होती है इनकी? A1+, A1, A2, A3, A4 एंड D। ये शॉर्ट टर्म के इनके सिंबल है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग क्या होती है? BBB एंड अबव है जो, उसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड माना गया है। इससे नीचे जो रेटिंग है उसको स्पेकुलेटिव ग्रेड बोला जाता है। BB, B, C और D को
स्पेकुलेटिव माना गया है। ट्रिपल बी, ए, डबल ए और ट्रिपल ए को इन्वेस्टमेंट ग्रेड माना जाता है। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी हैं? फिच, मूडीज एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये 3 इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। रिस्क वेट, जो रिस्क वेट होते हैं वो एक्सटर्नल रेटिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। रेटिंग मतलब जहाँ पे एक्सटर्नल रेटिंग है, जहाँ पे नहीं है तो उसे अनरेटेड माना जाएगा 100। अच्छा, रेटिंग मैंडेटरी कहाँ पे है? हर बैंक का अपना अपना इसका थ्रेशोल्ड लेवल है। पंजाब नेशनल बैंक का जैसे 25 करोड़ से ऊपर अगर कोई एक्सपोजर है तो रिक्वायर्ड है। जिसकी ट्रिपल ए रेटिंग, ट्रिपल वी रेटिंग है ना, उसको 100% रिस्क वेट लगता है। इससे नीचे वाले को डबल बी एंड बिलो हो जिसका, उसका 150% रिस्क वेट लगेगा। अगर अनरेटेड है तो अनरेटेड के केस में 100% रिस्क वेट लगता है। सो ट्रिपल बी मॉडरेट है, 100% रिस्क वेट वाला। इससे बेटर है, अगर इससे अगर बुरी है तो 150% हो जाएगा 100 की जगह पे। अगर ट्रिपल बी से अच्छी है, ट्रिपल बी से अच्छी है, ए है, तो रिस्क वेट 100 की जगह पे 50 हो जाएगा। 100 की जगह पे 50 हो जाएगा। अगर डबल ए है और बेटर है तो रिस्क वेट 50 की जगह पे 30 हो जाएगा। अगर और बढ़िया है, ट्रिपल ए रेटिंग है जो कि वेरी रेयर होती है, तो उस केस में रिस्क वेट कम होके 20 रह जाएगा। सो रिस्क वेट जो है एक्सटर्नल रेटिंग के ऊपर लिंक है। डायरेक्ट जो अनरेटेड एक्सपोजर है उनके ऊपर रिस्क वेट 100 होता है। ये लॉन्ग टर्म रेटिंग की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म की भी इसी तरह है। जिससे यहाँ ट्रिपल बी का 100 है, शॉर्ट टर्म में A3 का 100 है। उससे नीचे वालों का 150 लगेगा, अनरेटेड का 100। इससे ऊपर वालों का A2 का 50, A1 का 30 एंड A1 प्लस का 20। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ट्रिपल ए के इक्विवेलेंट A1 प्लस है, डबल ए के इक्विवेलेंट A1 है, ए के इक्विवेलेंट A2 है, ट्रिपल बी के इक्विवेलेंट A3 है। A4 एंड डी, A4 आई के डबल बी बी सी और डी के डिफॉल्ट होता है, वो तो नीचे वाले होते हैं। अब बात करते हैं हम सरसई की। सरसई क्या है बेसिकली? सरसई सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2009। सरसई का जो क्या है इसकी फुल फॉर्म? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री अंडर सरफेसी एक्ट। सेंट्रल मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री, CER, अंडर सरफेसी एक्ट, अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2009। ठीक है। सरसई एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि सेंट्रल रजिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए बनाई गई है सरफेसी एक्ट के अंतर्गत। रिकॉर्ड जो मेंटेन किए जाएंगे सरसई के द्वारा, दीज आर अवेलेबल फॉर सर्च बाय एनी लेंडर और एनी अदर पर्सन डिजायरस ऑफ डीलिंग विद प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी के साथ डील करना चाहता है वो सरसई पे जाके सर्च कर सकता है। बैंक्स ऑनगोइंग बेसिस पे सरसई पोर्टल पे क्या क्या चीजें रजिस्टर बैंक को अब करनी है? particulars of creation, modification or satisfaction of security interest in respect of mortgage by deposit of title deeds। फिर और क्या है? मॉर्गेज क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सैटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन मॉर्गेज अदर देन डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। पहले टाइटल इक्विटल मॉर्गेज वाला, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड वाला, फिर दूसरी कोई मॉर्गेज वो भी मैंडेटरी है। और क्या मैंडेटरी है? इनफैक्ट सबसे पहले इक्विटल मॉर्गेज वाला आया था, बाद में दूसरी शुरू हुई है। Particulars of creation, modification, or satisfaction of security interest in hypothecation of plant and machinery, stocks, debts, including booklets or receivables, whether existing or future. Particulars of creation, modification, or satisfaction of security interest in respect of intangible assets, know-how, patents, copyright, इनके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज क्रिएट होता है, वो भी सरसई के पास रजिस्टर कराना है। तो सबसे पहले हमने कराया मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज, फिर अदर देन इक्विटेबल मॉर्गेज, फिर कराया हाइपोथिकेशन का, फिर कराना है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज। सो मॉर्गेज भी हो गया, हाइपोथिकेशन भी हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर भी हो गया। अब क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सैटिस्फैक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एनी अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है। बाय एन एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट अदर देन मॉर्गेज। एवर उनके ऊपर चार्ज अदर देन मॉर्गेज होता है, मॉर्गेज नहीं हो पाती, लैंड असाइनमेंट वगैरह होते हैं राइट्स की,
कई बार उसके पास डेवलपमेंट राइट्स होते हैं, मतलब मॉर्गेज नहीं हो पाता, जो जिस तरह का भी बैंक के चार्ज क्रिएट होता है उस चार्ज की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। राइट ऑफ सेल जो सरफेसी एक्ट में है विदाउट फाइलिंग सूट जो बैंक के पास अवेलेबल है, अगर अगर सरसई में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो राइट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क है कि सरफेसी एक्ट में बैंक को राइट नहीं मिलेगा अगर चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड विद सरसई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सरसई में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है हर हमारे एसेट के लिए। It may be noted under provision of Section 23 of SARFAESI Act, particularly of any charge over property is required to be filed with registrar immediately. With registry immediately. पहले 30 डेज की डेडलाइन थी, अब डेडलाइन तो नहीं है 30 डेज की, लेकिन चार्ज अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो SARFAESI एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए एट द अर्लीस्ट बैंक को करवा लेनी चाहिए, लेकिन 30 डेज की अभी लिमिटेशन नहीं है, पहले 30 डेज की जो होती थी। अब बात करेंगे हम लेटर ऑफ गारंटी की। लेटर ऑफ गारंटी क्या है? बैंक हमने पीछे एक बार किया था कि फंड बेस्ड फैसिलिटी देता है, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी देता है। फंड बेस्ड फैसिलिटीज में क्या होता है? फंड बेस्ड फैसिलिटीज में हम पैसा देते हैं, बैंक के फंड लगते हैं। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी में बैंक के पैसे नहीं लगते, फंड नहीं लगते, सिर्फ बैंक का नाम चलता है। बैंक अपने नाम के बेसिस पे अपना नाम लैंड करता है, उस नाम के लैंड पे बेसिस पे जो बारोर है उसको चीज मिल जाती है, उधार माल मिल जाता है, या मतलब बेसिकली उसका काम पूरा हो जाता है। दैट इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू द लोन। सो इसमें लेटर ऑफ गारंटी होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट हमने डिटेल में किया था पिछले एक सेशन में। लेटर ऑफ गारंटी क्या होती है? एक लेटर, जैसे लेटर चिट्ठी, गारंटी की चिट्ठी लेटर ऑफ गारंटी होती है। इसमें एक बैंक चिट्ठी दे देता है हमारे बारर को, बारर जल्दी जाके उसको अपने जिससे उसने माल लेना है या उसका सप्लायर है या जिसको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, वो जाके उसको चिट्ठी दे देता है कि ये बैंक की गारंटी है जी, अगर मैं ये इस प्रोजेक्ट को पूरा ना कर पाया तो बैंक कितने पैसे आपको दे देगा। तो मैं अपने परफॉर्मेंस करने की वो गारंटी दिला देता है बैंक से। जहाँ वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी होती है उसने, या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करवानी होती है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करवाने की जगह बैंक का लेटर दे देता है, बैंक की गारंटी दे देता है, तो अर्नेस्ट मनी बिना डिपॉजिट करवाए उसको प्रोजेक्ट में टेंडर में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल जाती है। सो लेटर ऑफ गारंटी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा लेटर है जो बैंक की ओर से दिया जाता है, जो कि एक तरह से सिक्योरिटी का काम करता है, जो बेनिफिशियरीज का होता है, जिसकी फेवर में ये जिसको दी जाती है, वो जब भी बैंक को देता है कि इसने काम पूरा नहीं किया, बैंक का कोई लेना देना नहीं है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का कि काम पूरा किया, परफॉर्मेंस करी या नहीं करी हमारे बारोर ने, हमने इमीडिएटली पेमेंट बेनिफिशियरी को कर देनी है अनटिल एंड अनलेस देयर इज एनी कोर्ट स्टे। अगर कोर्ट का कोई नोटिस दिला देता है बारोर, हमारा बारोर आके हमें कहता है कि ये गारंटी इन्वोक होके आ गई, पेमेंट मत करो, तो हमने उसको स्टॉप नहीं करना होता, इमीडिएटली पेमेंट करनी होती है अनटिल एंड अनलेस देयर इज एनी स्टे ऑर्डर फ्रॉम एनी कोर्ट। गारंटी नॉर्मली दो तरह की होती है, फाइनेंशियल गारंटी एंड परफॉर्मेंस गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी इन ल्यू बेसिकली क्या होती है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ लोन वी कैन से, दैट इज फाइनेंशियल गारंटी। जो डेफर्ड पेमेंट गारंटी वो भी फाइनेंशियल गारंटी है। जहाँ फाइनेंशियल गारंटी सिक्योरिटी डिपॉजिट के इन ल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और डिपॉजिट insisted by the court in disputed cases. These are issued where financial or loan obligation is involved. इंडिकेटिव लिस्ट क्या है फाइनेंशियल गारंटीज की? इस गारंटीज इशू डेफर्ड पेमेंट गारंटी, गारंटी इन ल्यू ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट एक्सचेंजेस का, मोबिलाइजेशन एडवांस। मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है? जो मोबिलाइजेशन एडवांस बैंक को मिलता है, सॉरी बैंक को नहीं मिलता, बारोर को मिलता है, कंसेशनर को मिलता है। बारोर, हमारा बारोर कॉन्ट्रैक्टर है मान लीजिए, उसने कोई रोड बनाने का ठेका लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो उसको रोड बनाना शुरू करने से पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट सरकार से या जिस एजेंसी ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने या जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो उसको सामान को मोबिलाइज करने के लिए कुछ पैसा एडवांस दे देता है। वो एडवांस के लिए बैंक से गारंटी लेके देता है, तो बैंक की गारंटी रहती है। इस तरह की गारंटी फाइनेंशियल गारंटी होती है। जब प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कोई एडवांस मिलता है, जहाँ स्टेजेज में मतलब पैसा मिलता है, एडवांस में मिल जाता है, उसकी गारंटी जो देता है वो फाइनेंशियल गारंटी होती है। या रेवेन्यू ड्यूज है, या टैक्सेज हैं, या ड्यूटी है, या लेवी है, उसके ल्यू में ये कोई गारंटी देते हैं, वो भी फाइनेंशियल गारंटी होती है। ठीक है।
परफॉर्मेंस गारंटी कौन सी होती है? जिसमें बैंक अंडरटेक्स टू पे इफ द बोरोवर इज नॉट एबल टू फुलफिल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द मशीनरी या डिफेक्ट लायबिलिटी वगैरह। इंडिकेटिव लिस्ट कौन सी है? बिड बॉन्ड, जो बिड बॉन्ड है, परफॉर्मेंस बॉन्ड एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी, गारंटी इन लिeu ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये जो बिड बॉन्ड है, इसकी थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन करनी चाहूंगा। बिड बॉन्ड है या गारंटी इन लिeu ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स है, इसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, दोनों में ले लिया जाता है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के सर्कुलर में क्लैरिफाइड मतलब दिया हुआ है, इसको परफॉर्मेंस गारंटी में इंक्लूड किया गया है। सो इसको हम बिड बॉन्ड गारंटी को यहाँ नहीं लेंगे, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को हम यहाँ नहीं लेंगे। So bid bond guarantee, performance bond, export performance guarantee, guarantee in lieu of security deposits, earnest money deposit पार्टिसिपेट करने के लिए ये परफॉर्मेंस गारंटी का पार्ट है। रिटेंशन मनी, रिटेंशन मनी क्या होती है? जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देता है तो उसका कुछ पोर्शन सरकार या एजेंसी रख लेते हैं कि बाद में देंगे 10 साल बाद, 5 साल बाद, कि उसकी परफॉर्मेंस मशीनरी की या जो भी उसने काम किया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है, वो ठीक चलेगा। कुछ पैसा रिटेंशन कर लेते हैं, उस रिटेंशन की जगह पे, पैसा रिटेंशन करवाने की जगह गारंटी दे देते हैं बैंक से, उसको भी रिटेंशन मनी गारंटी बोलते हैं। वो वारंटी होती है या इंडेमिनिटी होती है, ये सारी परफॉर्मेंस गारंटी होती है। काउंटर इंडेमिनिटी कस्टमर से लेते हैं हम, इन एडिशन टू सिक्योरिटी को मार्जिन भी लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैसी उसकी क्रेडिबिलिटी है। नील मार्जिन से लेकर 100% तक मार्जिन भी लिया जाता है। कोलेटरल सिक्योरिटी भी ले लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस कितनी मिलती है कितनी। इनर बैंक को इसमें क्या मिलता है? बैंक को इसमें कमीशन मिलता है। जो लोन देते हैं, फंड लगते हैं बैंक के, तो बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। इसमें बैंक के फंड नहीं लगते, लेकिन बैंक का नाम चलता है। कल को डिफॉल्ट हो जाए तो बैंक के ऊपर लायबिलिटी आ जाती है, तो रिस्क बैंक का रहता है। इसको कवर करने के लिए बैंक को गारंटी कमीशन मिलता है। बारह से हम सिक्योरिटी लेते हैं, मार्जिन लेते हैं, उसके अलावा एक काउंटर इंडेमिनिटी लेते हैं, लेकिन 100% कैश मार्जिन हो तो काउंटर इंडेमिनिटी फॉर्म हम काउंटर इंडेमिनिटी उससे साइन नहीं करवाते। एक डेफर्ड पेमेंट गारंटी होती है। डेफर्ड पेमेंट गारंटी कौन सी होती है? इन दिस टाइप ऑफ गारंटी बैंक्स अंडरटेक टू पे द इंस्टॉलमेंट्स एज पर डेफर्ड शेड्यूल इन केस बोरोवर फेल टू रीपे। बेसिकली क्या होता है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी में उसको आधार माल मिल गया। बेसिकली जो मशीनरी सप्लायर है ना, उनको क्या होता है, उनको अपनी मशीनरी बेचनी होती है। अपनी मशीनरी बेचने के लिए वो उधार दे देते हैं, लेकिन अगर जिसने इंपोर्ट किया बाद में पेमेंट ना करे, इसलिए वो गारंटी अपनी रखने के लिए बैंक से गारंटी दिलवा देते हैं। सो बैंक उसको टर्म लोन ना देकर डेफर्ड पेमेंट गारंटी कर देता है। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स उसकी ड्यू होती हैं, बैंक गारंटी करता है कि अगर उसने ना पे करी तो मैं पे करूंगा। सो एक तरह से हमने टर्म लोन दे दिया विदाउट इन्वॉल्विंग आवर फंड्स। तो सो इसकी जो डीपीजी किसको देनी है, इसकी अप्रेजल करते हैं हम, जस्ट लाइक टर्म लोन। बायोबिलिटी कैसे निकालते हैं? जैसे टर्म लोन की या प्रोजेक्ट की निकाली जाती है। फ्यूचर कैश जनरेशन जिनमें से पेमेंट होनी होती है। इस फाइनेंशियल गारंटी है, क्योंकि लोन रीपेमेंट की डायरेक्ट गारंटी है। इसमें डिफरेंस क्या है? लोन में, टर्म लोन और डीपीजी में आउटले ऑफ फंड नहीं होता, जबकि टर्म लोन में आउटले ऑफ फंड होता है। तो डिफरेंस क्या है? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया, डिफरेंस बिटवीन टर्म लोन एंड डीपीजी इज आउटले ऑफ फंड। In term loan, all funds are released immediately, whereas in DPG, funds are released in a stages. RBI की कुछ इंस्ट्रक्शन है बैंक गारंटी को लेके। बैंक गारंटी ऑफ 50,000 एंड अबव should be signed by 2 bank officials. On invocation, payment should be made by bank immediately. देखो, पहले भी बताया था, जैसे इन्वोकेशन होके आती है बैंक को इमीडिएटली पेमेंट करनी होती है। ठीक है, 50,000 एंड अबव की गारंटी 2 बैंक ऑफिशियल द्वारा साइन की जाएगी। घोष कमेटी की रिकमेंडेशन थी अनअकाउंटेड इशू ऑफ गारंटी को रोकने के लिए, फेक गारंटी को रोकने के लिए आईबीए ने रिकमेंड किया, घोष कमेटी रिकमेंडेशन के बेसिस पे, कि बैंक गारंटी शुड बी इशूड इन सीरियली नंबर्ड सिक्योरिटी फॉर्म। जैसे डिमांड ड्राफ्ट का होता है ना, सिक्योरिटी फॉर्म का मेंटेन। उससे पहले क्या होता था, गारंटी किसी भी मतलब गारंटी इशू करके दे देते थे, स्टैंप साइन करके,
लेकिन अब गारंटी शुड बी इशूड इन सीरियली नंबर्ड सिक्योरिटी फॉर्म, ठीक है। लेकिन क्योंकि गारंटी सीरियल नंबर बेसिकली फॉरवर्डिंग लेटर होता है, क्योंकि गारंटी जो बॉन्ड है वो तो स्टैम्प पेपर के ऊपर टाइप होता है, इसलिए उसके ऊपर तो सीरियल नंबर नहीं हो सकता। लेकिन जो फॉरवर्डिंग लेटर होता है उसका, वो सिक्योरिटी फॉर्म होता है। उसमें हमने बेनिफिशियरी को ये भी लिखना होता है कि दे शुड इन देयर ओन इंटरेस्ट वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ द गारंटी विद द इशूइंग बैंक। तो इशूइंग बैंक के पास से वो उसमें लिखा होता है कि आप वेरीफाई करवा लो। एक ये भी गाइडलाइन है कि नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज हमने अकेली किसी को नहीं सेंक्शन करनी, अगर उसकी फंड बेस्ड फैसिलिटी किसी कहीं और है। अगर तो उसकी फंड बेस्ड फैसिलिटी है ही नहीं, अकेला टर्म लोन है, तो हम दे सकते हैं बैंक गारंटी। अगर फंड बेस्ड लिमिट किसी और बैंक में है, हमारे पास कोई फंड बेस्ड लिमिट नहीं है, तो अकेली नॉन फंड बेस्ड लिमिट सेंक्शन नहीं की जा सकती। ये भी गाइडलाइन है। अब हम चर्चा करेंगे लिमिटेशन एक्ट की। लिमिटेशन एक्ट भी इम्पोर्टेंट एक्ट है, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिकली क्या है, अनसर्टिनिटी को रिमूव करने के लिए लिमिटेशन एक्ट आया है। अनसर्टिनिटी, क्योंकि ये ना हो कि बंदे को अनसर्टिनिटी रहे कि कब पैसा 20 साल का और 25 साल बाद भी पेमेंट आ जाती है करने, कहीं से लायबिलिटी आ जाती है। सो लायबिलिटी का एक लिमिट रहे, ठीक है। एब्सोल्यूट लॉ है, लॉ ऑफ लिमिटेशन का। पार्टीज कैन नॉट इवेड इट बाय वे ऑफ प्राइवेट एग्रीमेंट करके कि लिमिटेशन एक्ट मेरे पे नहीं लगेगा, ऐसा नहीं एग्रीमेंट कर सकते। ना ही एक्सटेंड कर सकते हैं, ना ही curtail कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बाय साइनिंग बीसी लेटर और एक्नॉलेजमेंट लेटर और बाय मेकिंग पार्ट पेमेंट, लिमिटेशन पीरियड इज एक्सटेंडेड। हाउएवर बाय साइनिंग एक्नॉलेजमेंट लेटर और पार्ट पेमेंट करके लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्नॉलेजमेंट जो बीसी लेटर बैलेंस शीट में है, साइंड बैलेंस शीट में, उसको भी एडमिशन ऑफ लायबिलिटी माना जाएगा, फ्रेश स्टार्ट ऑफ लिमिटेशन डेट से हो जाती है। लिमिटेशन एक्ट में कुछ दिनों को, कुछ पीरियड को एक्सक्लूड किया जाता है। कौन कौन से पीरियड है? एक तो फर्स्ट डे ऑफ काज ऑफ एक्शन इज एक्सक्लूडेड। सो सूट बेस्ड ऑन डिमांड प्रोमिसरी नोट डेटेड 5/3/22 है मान लीजिए, तो 5/3/25 तक की जा सकती है, क्योंकि अगर 3 साल है वैसे 5/3/22 से 3 साल तो 4/3/25 को हो जाएंगे, लेकिन 5/3/22 के डेट को एक्सक्लूड किया जाता है, फर्स्ट डे को एक्सक्लूड किया जाता है। 6/3 से शुरू होएगा, 6/3/22 से तो 5/3/25 को खत्म होगा, 5/3/25 तक सूट फाइल किया जा सकता है। अगर कोर्ट्स बंद है, ड्यूरिंग विच कोर्ट इज क्लोज्ड, जैसे कि समर वेकेशन में होती हैं, तो ऐसे केसेज में यह सूट कब फाइल की सकती है? जब कोर्ट रीओपन होता है। अगर आदमी एबसेंट है इंडिया से, इन कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग लिमिटेशन पीरियड फॉर एनी सूट, पीरियड फॉर विच डिफेंडेंट हैज बीन एबसेंट फ्रॉम इंडिया शैल बी एक्सक्लूडेड, उस पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। रिवाइवल ऑफ एक्सपायर्ड लिमिटेशन, even limitation expired debts can be recovered if borrower signs a letter promising to repay the time borrowed। जो एक्सपायर होगी लिमिटेशन, तो सूट फाइल नहीं किया जा सकता उसके अगेंस्ट। लेकिन अगर बारह लिख के दे देता है कि टाइम बार डेट रीपे करने का प्रॉमिस, जो स्पेसिफिक लेटर बैंकों ने प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट बनाए हुए हैं, बीसी लेटर, सेपरेट बीसी लेटर होता है नॉर्मल बीसी लेटर से, जिसमें लिखा होता है कि टाइम बार्ड हो गया, मैं इसको रीपे करूंगा। अगर उस तरह का लेटर बैंक ने ले लिया, तो उसके बाद द्वारा उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है, अगर उस तरह का लेटर ले लिया है। लिमिटेशन पीरियड क्या क्या होता है? डिफरेंट डिमांड लोन और प्रोमिसरी नोट के केस में 3 साल होता है फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्लीन ओडी है या सीसी है, इसमें 3 साल होता है, लेकिन कहाँ से रन करता है? फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ईयर व्हेन द लास्ट आइटम एडमिटेड और प्रूव्ड इज एंटर्ड इन द अकाउंट। कहने का मतलब लास्ट प्रूव्ड ट्रांजेक्शन जब होती है उस साल के एंड तक, एंड का डेट से शुरू होती है। तो मान लीजिए जुलाई में हुआ, तो 31/12 से शुरू होगी, 31/12/23 से शुरू होगी, 31/12/25 तक रहेगी। इस साल में कोई भी ट्रांजेक्शन जो हुई है, अगर 23 में होगी, तो क्लोज ऑफ द ईयर इन विच लास्ट आइटम एडमिटेड इज अप्रूव्ड, तो 3 साल लास्ट डे से होती है ओडी और सीसी अकाउंट में। लास्ट अप्रूव्ड ट्रांजेक्शन से वाले साल के लास्ट एंड से 3 साल। टर्म लोन के केस में 3 साल होती है, हर इंस्टॉलमेंट की अपनी अपनी रिपेमेंट लिमिटेशन होती है, हर इंस्टॉलमेंट की 3 साल होती है।
बिल डिस्काउंटिंग के केस में 3 साल होती है ड्यू डेट ऑफ द बिल से। डिस्काउंट बिल कौन सा होता है? जो यूजेंस बिल होता है। तो उसकी जो ड्यू डेट आगे की होती है, जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट से आगे 3 साल उसकी लिमिटेशन पीरियड होती है। बिल परचेज के केस में जो डॉक्यूमेंट जो बिल परचेज होता है, डीपी बेस बिल होता है, जो नॉर्मल बिल कह देंगे हम, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो बिल परचेज वर्ड है, तो 3 साल होती है फ्रॉम द डेट ऑफ बिल। प्लेज के केस में कोई लिमिटेशन नहीं है। प्लेज के केस में क्योंकि एसेट है, जो सिक्योरिटी है बैंकर के पास होती है या क्रेडिटर के पास होती है, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है जब तक वो चाहे, मतलब कोई इसकी सूट फाइल करने की या उसको बेचने की कोई पीरियड समय सीमा तय नहीं की हुई लिमिटेशन एक्ट में। मॉर्गेज की 12 साल होती है फ्रॉम द डेट व्हेन मॉर्गेज मनी बिकम ड्यू। अगर इंस्टॉलमेंट्स में तो हर इंस्टॉलमेंट की सेपरेट सेपरेट। फ्रॉड के केस में 3 साल होती है फ्रॉम द डेट व्हेन द फ्रॉड वाज डिटेक्टेड। सूट बाई गवर्नमेंट 30 एज होती है फ्रॉम द डेट व्हेन लिमिटेशन बिगन। गवर्नमेंट के केस में 30 एज होती है। बैंक के डिपॉजिट अकाउंट के लिए 3 साल होती है। प्रैक्टिकली बैंक इसको इन्वोक नहीं करते, बैंक कभी भी नहीं कहते कि लिमिटेशन एक्सपायर होगी, हम आपका डिपॉजिट आपको वापस नहीं देंगे। ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट 12 साल होते हैं, 12 साल में आते हैं। अब हम गारंटर की बात करेंगे, क्योंकि गारंटर के ऊपर कई बार अक्सर बहुत बड़े क्वेश्चन आए हैं, गारंटर का क्या है। सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गारंटर एंड क्रेडिटर वेयर गारंटर प्रॉमिसेस टू पे द लोन इफ बोरोवर फेल टू पे। अगर गारंटर नहीं पे करता, सॉरी, गारंटर प्रॉमिस करता है कि अगर बोरोवर नहीं पे करता तो मैं पे करूंगा। ऐसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 126 सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया है। गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर कौन होता है? बोरोवर। क्रेडिटर कौन होता है? बैंक। श्योरिटी होता है गारंटर। टर्म लोन के केस में गारंटी स्पेसिफिक गारंटी होती है। कैश क्रेडिट, इन केस ऑफ कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट इट इज कंटिन्यूइंग गारंटी। ठीक है। ऑन डिफॉल्ट बाय बोरोवर रिकॉल नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू द गारंटर। रिकॉल नोटिस इशू करना उससे जरूरी है। ये बैंक की डिस्क्रिप्शन है कि बैंक ने रिकवरी बोरोवर से करनी है या गारंटर से करनी है या दोनों से करनी है। लोन कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम गारंटर इवन व्हेन प्राइमरी सिक्योरिटी इज इंटैक्ट, इवन व्हेन बोरोवर इज वेरी मच अवेलेबल। बैंक की इच्छा है कि बैंक गारंटर से भी पहले कर सकता है। बैंक के ऊपर कोई इस तरह का बार नहीं है कि बैंक पहले प्राइमरी सिक्योरिटी को फिनिश करेगा, उसके बाद गारंटर के पास पहुंच जाएगा। गारंटर लायबिलिटी है कब? जब वो डिफॉल्ट कर दे बार, सो उसकी जो लायबिलिटी कंटिजेंट होती है वैसे, लेकिन जब वो डिफॉल्ट कर देता है उसके बाद उसको गारंटी इन्वोक कर ली जाती है, बैंक उसे डिमांड नोटिस भेज देता है, उसके बाद उसकी लायबिलिटी एब्सोल्यूट हो जाती है। कोई भी टर्म एंड कंडीशन किसी लोन अकाउंट की चेंज करते हैं अगर, तो बारर की कंसेंट, गारंटर की कंसेंट जरूरी है। अगर गारंटर की कंसेंट नहीं ली तो वो ही स्टैंड डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस काज ड्यू टू सच चेंज। किस तरह की, इसका मतलब क्या है बेसिकली, कल कोई भी लोन अकाउंट अगर रिस्ट्रक्चर किया जाता है या कोई सिक्योरिटी छोड़ दी जाती है, कहने का मतलब इस तरह का कोई भी काम किया जाता है, कोई भी कंडीशन चेंज की जाती है लोन देने के समय, जो गारंटी लेते समय जो कंडीशन थी, तो गारंटर की कंसेंट जरूरी है। अदरवाइज गारंटर कहेगा कि मेरी कंसेंट के बगैर आपने जो सिक्योरिटी छोड़ दी या रीपेमेंट बढ़ा दी, जब मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। अगर आप ना ये काम करते, ना बढ़ाते, तो शायद लोन आपका खराब ना होता, इसलिए मैं रिपे नहीं करूंगा। तो कोई भी गारंटी चेंज करनी है, टर्म एंड कंडीशन चेंज करनी है, कंसेंट गारंटर की लेनी मैंडेटरी है। गारंटर की डेथ के बाद भी उसकी एस्टेट लायबल रहेगी। गारंटर की डेथ के बाद अगर हमें लगता है कि मतलब या तो ऑपरेशन कंटिन्यू होता है और कोई गारंटी ले लेता है बैंक एक्सेप्टेबल, तो अलग बात है। अदरवाइज ऑन द डेथ ऑफ गारंटर ऑपरेशन इन अकाउंट हैज टू बी स्टॉप्ड सो एज टू अवॉइड द क्लेटन रूल। क्लेटन रूल होता है जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, हम भी करेंगे नेक्स्ट सेशन में कहीं। क्लेटन रूल के रूल को प्रिवेंट करने के लिए गारंटर जिस दिन डेथ होगी उसके बाद ऑपरेशन स्टॉप हो जाते हैं। बेसिकली क्लेटन रूल है क्या? भी जो ऑल ट्रांजेक्शन आर टेकन फर्स्ट क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज, जो सो सीसी अकाउंट में या ओडी अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस है, मान लीजिए 45 लाख रुपए डेबिट बैलेंस है, उसके बाद 20 लाख रुपए क्रेडिट आ गया, 45 में से 20 आके 25 रह गया, 10 और डेबिट हो गया। 45 में से 20 आया, 25 रह गया, 10 और होके 35 हो गया।
जब डेथ हुई थी तो 45 था, तो ग्रंटर लायबल 35 के लिए नहीं रहेगा। ग्रंटर जो 20 आ गया था लेस हो, जो बाद में डेबिट हुआ उसके लिए ग्रंटर के एसेट्स जिम्मेवार नहीं होंगे। जो उस दिन पैसा था 45, उसमें से जो रिकवरी होगी 20, तो जो 25 या 25 के लिए 25 के लिए ही ग्रंटर के एसेट्स लायबल होंगे। तो उस दिन सेपरेट अकाउंट कर दिया जाता है, ऑपरेशन स्टॉप कर दिया जाता है, क्रेडिट्स उसमें अगर कोई क्रेडिट डाल कर दिए, क्रेडिट्स उस पिछले पहले वाले डेबिट को ऑफसेट कर देते हैं, नए डेबिट्स के लिए वो जिम्मेवार नहीं रहता। इस रूल को क्लेटन रूल कहा जाता है। तो डेथ के बाद ऑपरेशन में स्टॉप कर दिया जाता है टू अवॉइड दिस रूल। ग्रंटर बेसिकली जब ग्रंटर पेमेंट कर देता है बैंक को, तो उसके बाद ग्रंटर स्टेप्स इनटू शूज ऑफ द बैंकर। ग्रंटर को सारी सिक्योरिटियां जो बैंक के पास सिक्योरिटी थी वो ग्रंटर को मिल जाती हैं। उसके बाद ग्रंटर सूट फाइल कर सकता है बारोर के ऊपर बैंक की तरह। ही स्टेप्स इनटू शूज ऑफ द बैंक एंड ही गेट्स ऑल द सिक्योरिटीज, ऑल द राइट्स व्हिच द बैंकर है। He enjoys all rights as enjoyed by the banker. दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ सब्रोगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है, इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जाता है। सो राइट ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है, जब कोई ग्रंटर पेमेंट कर देता है बारर की, डिफॉल्टर की, उसके बाद उसके पास राइट है कि और डिफॉल्टर से बारर से पैसा रिकवर कर पाए, उसके ऊपर केस करके या उसके सिक्योरिटीज को बेच के, जो बैंक के पास सिक्योरिटी थी उसकी प्राइमरी सिक्योरिटी, तो वो उसके पास आ जाती हैं। बेसिकली ही स्टेप्स इनटू शूज ऑफ द बैंक, उसको सारी सिक्योरिटी उसको मिल जाती हैं। उनको इन्वोक करके, उनको सेल करके, जैसे बैंक करता है सूट फाइल करके, पैसा वो अपना रिकवर कर सकता है। उस इस तरह के राइट को राइट ऑफ सब्रोगेशन बोला जाता है। अब हम मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम की बात करेंगे। आईबीएम मॉडल के ऊपर बनाई हुई है। क्या है इसमें, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक विद्या लक्ष्मी पोर्टल बनाया है गवर्नमेंट का। उसकी चार्जेज है 100 रुपीज प्लस जीएसटी। ठीक है, उसके ऊपर एप्लीकेशन कोई भी कर सकता है, वो कंसर्न बैंक के पास चली जाती है। अच्छा, लोन एप्लीकेशन जो है वो डिस्पोज करनी होती है नॉर्मल कोर्स में विद इन ए पीरियड ऑफ 15 days to 1 month। 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर वो डिस्पोज करनी होती है। स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्या है, स्टूडेंट शुड बी एन इंडियन नेशनल। He should have secured admission to a higher education course in recognized institution in India or abroad। इंडियन नेशनल होना चाहिए, किसी भी इंडिया में या अब्रॉड हायर एजुकेशन कोर्स में एडमिशन उसकी हुई होनी चाहिए। लोन का क्वांटम कितना है, मैक्सिमम अप टू 10 लाख रुपए मिलेगा इंडिया की स्टडीज के लिए। बाहर की स्टडीज के लिए 20 लाख है, लेकिन बैंक्स में फिक्स अप हायर लिमिट्स आल्सो। हाउएवर प्रायोरिटी सेक्टर में 20 लाख तक के लोन ही रहेंगे, तो 20 लाख तक के लोन प्रायोरिटी सेक्टर में रहेंगे। स्टडीज इन इंडिया के लिए 10 लाख तक का वैसे इस मॉडल स्कीम में दिया गया है, अब्रॉड के लिए 20 लाख तक का, लेकिन बैंक्स में फिक्स हायर लिमिट्स आल्सो। प्रायोरिटी सेक्टर के लिए एजुकेशन लोन के लिए लिमिट है 20 लाख की। मार्जिन क्या है, 4 लाख तक मिल है। 4 लाख के बाद स्टडीज इन इंडिया के लिए 5%, स्टडीज अब्रॉड के लिए 15% मार्जिन प्रेस्क्राइब किया गया है आईबीए द्वारा, जो कि डिफरेंट बैंकों द्वारा इंक्लूडिंग पीएनबी सिमिलर लाइन पे ही स्कीम को अडॉप्ट किया गया है। वही सिक्योरिटी क्या है, पेरेंट्स है जो स्टूडेंट के, वो तो ज्वाइंट बारर होंगे सभी केसेज में, चाहे 1 लाख का लोन है, चाहे 50,000 का, चाहे 20 लाख का। ठीक है, 4 लाख रुपए तक के लोन के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी तरह की। 4 लाख से 7.5 लाख रुपए तक के लोन के लिए थर्ड पार्टी गारंटी लेनी है। 7.5 लाख से ऊपर टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ सूटेबल वैल्यू लेनी है। बैंक्स को डिस्क्रिप्शन दी गई है कितनी लेनी है सिक्योरिटी, 50% लेनी है या 100 लेनी है या 0% लेनी है, या कुछ स्पेशल आईआईटी आईआईएम वगैरह स्पेशल इंस्टीट्यूट है उनके केस में नहीं लेनी। ये बैंकों के ऊपर छोड़ा गया है। बैंकों ने डिफरेंट स्कीम उसकी बनाई हुई है। रीपेमेंट हॉलीडे क्या है, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर रीपेमेंट पीरियड है। कोर्स का पीरियड लगेगा, 1 साल और दे दिया उसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बेस रेट से लिंक था पहले, अब एमसीएलआर से, फिर अब आरएलएलआर से हो गया। हर बैंक अपना अपना डिसाइड करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होएगा। कोलेटरल सिक्योरिटी जहाँ पे है वहां पे कम भी होता है, पीएनबी का भी ऐसे ही है, जहाँ कोलेटरल सिक्योरिटी है वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। एक और इसमें एजुकेशन लोन में खासियत है कि सिंपल लोन, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है।
जब तक रीपेमेंट कमेंस नहीं होती। सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है मॉरेटोरियम पीरियड में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन लोन के केस में सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है जब तक मॉरेटोरियम नहीं हो, जब तक मॉरेटोरियम चल रहा है। अगर कोई आदमी ड्यूरिंग मॉरेटोरियम जो इंटरेस्ट लग रहा है, अगर कोई उस इंटरेस्ट को पे करता रहता है साथ के साथ, तो उसको एक 1% इंटरेस्ट कंसेशन मिलता है पूरे पीरियड में उसको 1% का मिलेगा। बाद में भी यानी बाद में तो इंटरेस्ट पे करना ही करना होता है, मॉरेटोरियम में नहीं करना होता ना। लेकिन कोई अगर साथ के साथ करता रहता है तो उसको पूरे पीरियड के लिए 1% का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। Repayment of the loan will be in equated monthly installments for a period of 15 years. रीपेमेंट लोन की क्या है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स है 15 साल में। 15 साल में सभी कैटेगरी के केस में। प्रोसेसिंग फी इसकी नील है, अपफ्रंट फी नील है, लेकिन जो अब्रॉड एजुकेशन के लिए आते हैं उनसे ली जा सकती है, लेकिन जब डिसबर्समेंट हो जाए तो उसको रिफंड कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, बेसिकली कई लोग आ जाते हैं, आके आपसे सेंक्शन लेटर ले लेते हैं क्योंकि उसको वीजा पर्पज के लिए सेंक्शन लेटर की जरूरत होती है, उसके बाद लोन नहीं लेते, डिसबर्समेंट होती नहीं है, सिर्फ सेंक्शन सेंक्शन रह जाती है। तो एटलीस्ट हमें कुछ प्रोसेसिंग फी तो मिले ऐसे केस में। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए प्रोसेसिंग फी हम पहले ले सकते हैं, लोन देने के बाद उसको रिफंड कर देते हैं। सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या स्कीम है, इस स्कीम में फुल इंटरेस्ट सब्सिडी मॉरेटोरियम पीरियड की एजुकेशन लोन के ऊपर, जो इंडिया में स्टडी करने के लिए लोन लिया जाता है, आई रिपीट, इंडिया में स्टडी करने के लिए जो लोन लिया जाता है उसको पूरा इंटरेस्ट है जो सब्सिडी के फॉर्म में मिल जाता है। किसको मिलता है, सबको नहीं मिलता। किसको मिलता है, वो स्टूडेंट जिसकी एनुअल ग्रॉस पेरेंटल फैमिली या फैमिली इनकम 4.5 लाख रुपए तक है। सो जिनकी इनकम 4.5 लाख रुपए तक है उनको इंटरेस्ट है जो मोरेटोरियम पीरियड का, वो सारे का सारा इंटरेस्ट सैलरी की फॉर्म में गवर्नमेंट से मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बेनिफिट है। सीआईएस स्कीम है जो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है, इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी और थर्ड पार्टी गारंटी नहीं लेनी 7.5 लाख तक। जबकि हमने आईबीएस स्कीम में किया है 4 लाख तक नहीं लेनी, 4 लाख से ऊपर 7.5 लाख तक थर्ड पार्टी गारंटी ले सकते हैं, लेकिन इस केस में नहीं लेनी जिससे सीएसआईएस बेनिफिट देना है। बैंक ने उसको, उस लोन को क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन है, जैसे सीजीटीएमएससी की, उसी तरह ये क्रेडिट गारंटी या सीजीटीएमएससी की जो स्कीम जो है उसमें भी कोई गारंटी, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी, कोई थर्ड पार्टी गारंटी नहीं होती है, एनसीजीटीसी की और स्कीम होती है। इसी तरह यह क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम है एजुकेशन लोन के लिए, इससे कवर करना है स्कीम के अंतर्गत 7.5 लाख रुपए तक का ये लोन है। लेकिन कोई सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारंटी नहीं लेनी जिसको इस स्कीम में कवर करना है। सीलिंग क्या है, पहले 7.5 लाख थी स्कीम में, अब 10 लाख तक कर दी गई है। अगर 10 लाख से ऊपर का भी लोन है तो भी इसमें कवर्ड है, लेकिन सब्सिडी सिर्फ इंटरेस्ट सब्सिडी 10 लाख तक के अमाउंट की मिलेगी। पहले सीलिंग क्या थी लोन की, 7.5 लाख। 2022-23 से स्कीम थोड़े रिसेंटली इसको बढ़ा के 7.5 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। इंटरेस्ट सब्सिडी अगर 10 लाख से ऊपर का लोन भी एलिजिबल है, लेकिन इंटरेस्ट सब्सिडी 10 लाख तक मिलेगी। ये भी जो रिसेंटली बढ़ाई है स्कीम, उसमें ये क्लैरिफाई किया गया है कि सैंक्शन अमाउंट 10 लाख ज्यादा का भी हो सकता है। इंटरेस्ट सब्सिडी 10 लाख तक के अमाउंट के लिए अवेलेबल रहेगी। ये जहाँ अंडर ग्रेजुएट कोर्स में ले सकता है या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में, ठीक है। इंटीग्रेट कोर्स के लिए भी ले सकता है। जो इंटीग्रेट कोर्स क्या मतलब, जैसे 5 ईयर बीटेक एमटेक है या 5 ईयर एमबीए ले लिया। 5 ईयर का कोर्स कोई कंपोजिट हो जाता है, जैसे बीटेक प्लस एमबीए या बीटेक प्लस एमटेक, उस तरह के कोर्स के लिए भी एलिजिबल है। अदरवाइज आप बीटेक का ग्रेजुएशन करेगा या पोस्ट ग्रेजुएशन। एक डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल स्कीम है इंटरेस्ट सब्सिडी एजुकेशन लोन के लिए। ये पिछले वाली जो अभी हमने की है तो सबके लिए है, सबके लिए है, स्टडी इन इंडिया, ठीक है। ये डॉक्टर अंबेडकर की स्कीम है जो, ये एजुकेशन लोन फॉर ओवरसीज स्टडी के लिए है। जो सेंट्रल सीएसआईएस है इंडिया में स्टडी के लिए,
इसके लिए जिसकी पेरेंट्स की इनकम 4.5 लाख तक है, इंडिया में स्टडी के लिए 7.5 लाख तक से पहले, अब 10 लाख तक हो गई है। ये किसके लिए है? एडमिशन मास्टर, एमफिल या पीएचडी में फॉरेन में एडमिशन हो गई होनी चाहिए, उनके लिए ही ये स्कीम है। स्टूडेंट शुड हैव सिक्योर्ड एडमिशन इन अप्रूव्ड कोर्सेज इन मास्टर, एमफिल और पीएचडी। इंटरेस्ट पेबल बाय स्टूडेंट्स जो जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया है, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर और 6 मंथ आफ्टर गेटिंग द जॉब विच एवर इज अर्लियर। जो आईबी की स्कीम है बेसिकली, उसमें क्या है, मॉडरेट पीरियड क्या है, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर और 6 मंथ आफ्टर गेटिंग द जॉब विच एवर इज अर्लियर। इनकम सीलिंग इसमें क्या है, 8 लाख रुपए है ओबीसी के लिए। 8 लाख रुपए बेसिकली जो क्रीमी लेयर की इनकम, वही इनकम इसमें है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर है उसके लिए 5 लाख है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर की आपको डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट मिलेगी। मैंने काफी रिसर्च के बाद ये क्या निकाला है कि चेंज होती रही है, पहले 2.5 लाख थी, फिर 8 लाख थी, लेकिन अब 5 लाख है। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए इनकम की सीलिंग 5 लाख है, ये कंफर्म है। ये पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पे भी स्कीम में दिया हुआ है। एक स्कीम है, स्कीम ऑफ पढ़ो प्रदेश। पढ़ो प्रदेश स्कीम क्या है? इंटर सब्सिडी स्कीम है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। देखो सीएसआईएस जो थी, सेंट्रल सेक्टर इंटर सब्सिडी स्कीम, वो सबके लिए, इंडिया की पढ़ाई के लिए। इसके लिए 4.5 लाख की इनकम इसकी है। दूसरी स्कीम थी डॉक्टर अम्बेडकर की। डॉक्टर अम्बेडकर की स्कीम किसके लिए थी? ओबीसी के लिए या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तीसरी स्कीम है स्कीम ऑफ पढ़ो प्रदेश, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। ये भी प्रदेश की है। जो सीएसआईएस डोमेस्टिक की थी, डॉक्टर अम्बेडकर वाली प्रदेश के पढ़ने के लिए थी। स्कीम ऑफ पढ़ो प्रदेश, तो नाम स्कीम का नाम ही पढ़ो प्रदेश है। ये स्कीम किसके लिए है? ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है। डॉक्टर अम्बेडकर वाली थी ओबीसी के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर के लिए। सीएसआईएस सबके लिए थी। ठीक है, स्कीम ऑफ पढ़ो प्रदेश किसके लिए? माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। सो इंटरेस्ट सब्सिडी विल बी ग्रांटेड फॉर द पीरियड ऑफ मॉडरेट। उसी तरह इसमें जैसे डॉक्टर अम्बेडकर वाली स्कीम में थी, उसमें इनकम की सीलिंग 8 लाख, उसमें कितनी थी? 8 लाख और 5 लाख। इसमें इनकम की सीलिंग 6 लाख है। सो माइनॉरिटी कम्युनिटी के केस में इनकम की सीलिंग 6 लाख है। एक क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम है फॉर एजुकेशन लोन, जिसके हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। वो स्कीम क्या है? ये स्कीम बेसिकली क्रेडिट गारंटी फंड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप की गई है एजुकेशन लोन के डिफॉल्ट को गारंटी करने के लिए। मैक्सिमम लोन स्कीम में 7.5 लाख है, बिना किसी कोलेटरल के और थर्ड पार्टी गारंटी के। जितने भी क्रेडिट गारंटी स्कीम होती है उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी और थर्ड पार्टी गारंटी नहीं होती, तो इस स्कीम में भी नहीं है। 7.5 लाख रुपए तक का लोन, बेसिकली एजुकेशन लोन की सारी स्कीम में ही 7.5 लाख तक के लोन कवर्ड है, अकेले उसको छोड़ के। जो सीएसआईएस स्कीम थी वो 10 लाख, वो भी रिसेंटली हुआ है। ठीक है, सीएसआई स्कीम 10 लाख हो गई थी। ठीक है, वैसे 7.5 ही थी पहले। सीएसआई स्कीम 10 लाख की होगी। ओबीसी के लिए इसमें कोई स्कीम का अमाउंट का मेंशन नहीं है, इस तरह इसमें भी नहीं है। लेकिन गारंटी के लिए 7.5 लाख रुपए तक की ही स्कीम इसमें गारंटी में कवर्ड है। 7.5 लाख तक का लोन। इंटरेस्ट रेट चार्ज शुड नॉट बी मोर देन मैक्सिमम, इट शुड बी 2% ओवर बेस रेट। आजकल पहले बेस होता था, फिर एमसीएलआर आया, अब आरएलएलआर+2। आरएलएलआर+2 से ऊपर रेट नहीं होना चाहिए। मार्जिन 4 लाख तक निल है। 4 लाख से ऊपर इंडिया में स्टडी के लिए 5%, अब्रॉड स्टडी के लिए 15% है। एनुअल गारंटी फीस की 0.50% है, विच विल बी बोर्न बाय द बैंक। बाहर से नहीं लेनी, बैंक बियर करेगा 0.5%। फंड है जो क्रेडिट गारंटी फंड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप किया गया है, जिस जो गारंटी करता है, 0.5% गारंटी फी लेगा, लेकिन कवर कितना देगा? 75% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट बैंकों को मिल जाएगा। लॉक एंड पीरियड है इसमें 12 महीने का, फ्रॉम द एंड ऑफ पीरियड ऑफ मोरेटोरियम ऑफ इंटरेस्ट। मोरेटोरियम ऑफ इंटरेस्ट का जो पीरियड है उससे एंड से लेकर 12 महीने तक, जहाँ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ गारंटी कवर, जब लोन कवर किया है, विच एवर इज लेटर। कोई लोन जब कवर किया, बाद में भी कवर किया हो सकता है,
जो जब लोन किया किया कहने का मतलब तब से 12 महीने, जहाँ एंड ऑफ मोटोरियम ऑफ इंटरेस्ट का, अगर पहले पहले दिन से कर लिया तो मोटोरियम ऑफ इंटरेस्ट जिस दिन एंड होना है उसके 12 महीने के बाद तक का लॉक एंड पीरियड है। लॉक एंड पीरियड का मतलब उस लॉक एंड पीरियड में गारंटी कवर नहीं लिया जा सकता। एक दो चीजें और छोटी छोटी डिस्कस करेंगे। कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, कोई भी फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी require the registration with the registrar of company within 30 days of its creation. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है एसेट को क्रिएट करने की या चार्ज को क्रिएट करने की? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की। लेकिन कंपनी अगर नहीं करती, पहले कंपनी नहीं करती पे बाद में आते हैं, पहले कितने दिन में उसकी करना होता है? 30 डेज में करना होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। आरओसी उसको फर्दर 30 डेज का पीरियड दे सकता है एडिशनल फी लेकर। कंपनी की ड्यूटी है चार्ज रजिस्टर करना, लेकिन अगर कंपनी नहीं चार्ज रजिस्टर करती तो बैंक, जहाँ क्रेडिटर कोई भी है वो कर सकता है, बैंक कर सकता है इस केस में 30 डे एक्सपायर होने के बाद। तो क्रिएशन ऑफ चार्ज बैंक भी कर सकता है 30 डे पहले। 30 डेज में बारह के मुंह की ओर देखते हैं, बारह को देखते हैं, बारह की जिम्मेवारी है अपनी निभाएगा करेगा। लेकिन अगर वो नहीं करता वो भी अगले 30 डेज तक एडिशनल फी देके कर सकता है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा तो बैंक भी कर सकता है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। प्रायोरिटी ऑफ चार्ज क्या होती है? देखो दो है, एक इसमें दो चीजें हैं, एक चार्ज क्रिएशन, एक चार्ज रजिस्ट्रेशन। चार्ज क्रिएशन तो होता है, मान लीजिए डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक बैंक के तो है 30/11/2010, बी बैंक के हैं 12/12/2010। बी बैंक ने 30/11/2010 को ए बैंक ने लोन दिया, बी बैंक ने 12/12/2010 को डॉक्यूमेंटेशन की। लेकिन रजिस्ट्रेशन आरोप किसे के साथ है करने में? ए बैंक पछड़ गया, ए बैंक ने 28/12/10 को की, बी बैंक ने 28/12 से पहले 26/12/10 को ही आरोप किसी के साथ रजिस्ट्रेशन कर ली। तो कल को प्रायोरिटी किसकी आएगी सिक्योरिटीज के ऊपर? प्रायोरिटी किसकी आएगी? प्रायोरिटी बैंक ए की आएगी। क्यों? क्योंकि बैंक ए ने चार्ज जिस क्रिएट पहले हुआ था 30/11/10 को, इवन दो चार्ज वाज रजिस्टर्ड लेटर, 28/12 को रजिस्टर हुआ, बैंक बी का 26/12 को हो गया, लेकिन चार्ज क्रिएशन बैंक ए का पहले हुआ था। सो प्रायोरिटी फ्रॉम दी डेट ऑफ क्रिएशन से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।